एकाग्रता के रहस्य पहला भाग। तो मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं एकाग्रता के रहस्य का सारा चैप्टर आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये पहला भाग है। एकाग्रता में ही सफलता का सारा रहस्य छिपा हुआ है। इस बात को समझ लेने वाले सचमुच ही बुद्धिमान हैं। एकाग्रता को केवल योगियों के लिए ही आवश्यक समझना एक बड़ी भूल है। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही वह किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो। कई बार देखने में आता है कि लौहकारों, नाइयों, स्वर्णकारों तथा जुलाहों में सहज रूप से ही एकाग्रता विकसित हो जाती है। तो इस बात से एक आइडिया आता है कि जिन बच्चों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है ना, वो अपने मन एकाग्र नहीं कर पाते, तो हम लोग सोच सकते हैं कि उन्हें जो लुहार होते हैं, जो नाई होते हैं, जो सुनार होते हैं या जो जुलाहे होते हैं, उनके पास हफ्ते भर के लिए 15 दिनों के लिए रख करके उन्हें सिखाया जा सकता है कि वो किस तरीके से अपने को कंसंट्रेट करते हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी भी पढ़ने के काम में अपने आप को कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब सोचो जरा कि हथौड़ा चलाते समय लोहार यदि जरा सा भी चूक जाए तो संभव है वो अपने हाथों को कुचल डाले। इसी तरह से नाई का उस्तरा यदि गलती से फिसल जाए तो त्वचा में घाव हो जाने की आशंका है। नाक कट सकता है, कान कट सकता है, सिर में भी चोट पहुंच सकती है, खून बह सकता है। और अगर बढ़ई की पकड़ रुखानी से ढीली पड़ी तो हो सकता है वो अपने अंगूठे से ही हाथ धो बैठे। इसी तरह से अगर सुनार का कार्य, जो कि हम लोग जानते ही हैं कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसके काम में भी कंसंट्रेशन की बात है। बुनकर यदि अपने करघे पर दृष्टि स्थिर ना रखे तो क्या हो सकता है, सोचो। तो उसका दृष्टि स्थिर रखना कितना ज़रूरी है, तभी तो वो अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बुन सकता है। परंतु इनमें से कोई भी व्याख्यान सुन करके या पुस्तकों की सहायता से एकाग्रता का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न परिस्थितियों ने ही उनमें एकाग्रता का विकास कर दिया है। किन लोगों में? लोहारों के घर में, सुनारों के घर में, जुलाहों के घर में, नाइयों के घर में। उनके काम की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो करते करते उस काम में अपने को कंसंट्रेट करना सीख लिया उन्होंने। तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं कि उनके कार्य में जरा सा भी चूक उनके लिए एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। उपयुक्त सभी कामों में कुछ न कुछ जोखिम, रिस्क तो रहता ही है। इसी कारण उन्हें अपने मन को संयमित कर बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना होता है। इस प्रकार वे अपने व्यावसायिक कार्य में एक प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह की कंसंट्रेशन, एकाग्रता देखने को मिलती है। अब जैसे लोग ITI में अगर शिल्प विद्या सीख रहे हैं, प्रशिक्षणार्थियों में यदि कोई लोहार का लड़का है तो वह अन्य लड़कों की अपेक्षा शीघ्र इस कला में निपुण हो जाता है। अन्य दूसरे पेशों में भी ऐसा ही होता है, या बहुत ही कम देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी नए कार्य में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर ले। यही वजह है कि सोचो कि जो लोग बनिया हैं, है ना, तो उनके घर के लोग जो हैं, मारवाड़ी घर के लोग हैं, वो लोग बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे काम धंधे, स्टार्टअप्स उनकी फैमिली के द्वारा ही किया जाता है। तो इन निरीक्षण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाग्रता निरंतर प्रयास के द्वारा प्राप्त की जाती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। अर्जुन के इसी प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण का ये उत्तर था कि अभ्यास से ही पूर्णता की उपलब्धि होती है। और इसी से मिलती जुलती इंग्लिश की कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अर्जुन ने आखिर कृष्ण से क्या पूछा था? उसका क्वेश्चन था कि हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है, इसे नियंत्रण में रखना वायु को, हवा को कंट्रोल में करने के समान है। अब ऐसे मन को कंट्रोल में भला कैसे लाया जा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था
कि अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, इसे नियंत्रण में रखना सरल नहीं है, तथापि ये भी सत्य है कि ऐसा चंचल मन भी नियमित अभ्यास और वैराग्य से, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर भी उतना ही सरल, उतना ही सिंपल है समझने के लिए, कि मन को नियंत्रण में लाने की समस्या कोई नई बात नहीं है। यह समस्या तो उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य स्वयं है। भले ही आज की अनैतिक तथा असंयमित जीवनचर्या के फलस्वरूप इसमें कुछ थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। एक्चुअली में अर्जुन एक बड़े ही साहसी और नीतिमान पुरुष थे, और यदि अर्जुन के समान व्यक्ति का मन भी चंचल तथा बेकाबू हो सकता है, तो फिर आज के सुख खोजने वाले, है ना, भोग में लगे रहने वाले, आराम खोजने वाले, लग्जरी खोजने वाले लोगों के मन की बात क्या है। तो जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प कर लिया है ना, उन्होंने तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, उन्हें सर्वप्रथम मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा, जिससे कि वे लोहा लेना चाहते हैं। मन बंदर के समान चंचल और मतवाले हाथी के समान शक्तिशाली है। इसे नियंत्रित करना अर्जुन के कथानुसार हवा को वायु को पकड़ने के जैसा है। तो मन को संयमित करने के लिए वैसी ही निपुणता की आवश्यकता है जैसे कि बंदरों को पकड़ने एवं हाथियों को ट्रेनिंग देने में जिस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो जब अर्जुन ने शिकायत किया कि मन को नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे और कैसे समझाया। उन्होंने यह कहकर के उसे हंसी में नहीं उड़ा दिया कि हे अर्जुन, बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देने वाले तुम्हारे जैसे पराक्रमी के लिए अपने स्वयं के मन को वश में करना कौन सा कठिन कार्य है। तुम्हें तो यथा इच्छा इसका उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए कि जब भी तुम सोचो, जब भी तुम चाहो तो तुम अपने मन को एकाग्र कर सको, कंट्रोल कर सको। परंतु इसके स्थान पर समस्या की गंभीरता को समझते हुए वो सहानुभूति दिखाते हुए अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कहते हो कि वह सत्य है, मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने का कारण ये है कि वे मन के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे, वो मन की चंचलता को समझते थे। इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी तथा वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्वभाव है, एक अलग नेचर है सबका। जैसे हवा का गुण है चलना, आग का गुण है जलना, जल का धर्म है बहना, तो ठीक इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के जैसे उछल कूद मचाना, सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य धर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिंता करना आदि आदि, है ना। तो एक तो मन स्वभाव से ही चंचल है और ऊपर से चंचलता से भरा परिवेश, है ना, सराउंडिंग्स, हमारे नेबरहुड आसपास में जो होता रहता है वो भी हमारे मन को उत्तेजित करता रहता है। अतः ऐसी परिस्थिति में मनुष्य उसके तालों पर नाचने के सिवाय कर भी क्या सकता है। इसलिए जो लोग अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं उन्हें अपने आप को उच्छृंखल वातावरण से अलग रखना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें शहर ही छोड़ देना चाहिए। जहाँ लोग होंगे वहाँ थोड़ा शोर तो होगा ही, है ना, बल्कि केवल इतना करना होगा कि हम अपने मन को उपरोक्त प्रकार के परिवेशों में घुल मिल न जाने दें, है ना। भले ही हम भीड़ में बैठे हों लेकिन हम शांति की तरफ एकाग्र कर सकें। दैट्स द चैलेंज। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की भूमिका दृष्टि में आती है। ज्ञानेंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, यही तो हमारे सेंसेज है ना। ये पांचों मन के यंत्र हैं, है ना, ये मन को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जैसे ही आँख की ज्योति किसी आकर्षक वस्तु पर पड़ती है त्यों ही मन उस पर कूद पड़ता है, सोचने लगता है उसके बारे में। ये इंद्रियां ही मन को विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं। अतः बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है।
इसका मतलब ये है कि हम उसे ना देखें जिसे देखना उचित नहीं, है ना। हम उसे ना देखें जिसे देखना उचित नहीं, उसे ना सुने जिसे सुनना उचित नहीं, उसे ना खाएं जिसे खाना उचित नहीं, वह ना करें जिसे करना उचित नहीं। अब ये बातें सुनकर के आपको गांधी जी के 3 बंदरों की याद आएगी, है ना, जिसमें वो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मिलता है ना, ये बिल्कुल मिलता है उसी उदाहरण के साथ में। तो विवेकानंद जी की इस किताब में जो विद्यार्थियों के लिए है, तो उसमें श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं मन के बारे में, नियंत्रण करने के बारे में, तो कहते हैं कि उसे ना देखो जिसे देखना सही नहीं, उसे ना सुनो जिसे सुनना उचित नहीं, उसे ना खाओ जिसे खाना उचित नहीं, और जिसे करना उचित नहीं लगता नहीं है, हमें उसे नहीं करना है। तो इसी को संस्कृति में दम कहते हैं, संस्कृत में दम। मन ज्ञानेंद्रियों की सहायता के बिना जहाँ खुशी हो जाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि की सहायता से मन को पुनः वापस ले आना चाहिए। मन को संयमित रखने की इस प्रत्यक्ष विधि को सम बोलते हैं। तालव्य स और म, है ना, उसे कंट्रोल में रखने की जो बात है, जो टेक्निक है, दैट इज़ नोन एज सम। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं एकाग्रता का रहस्य का पहला चैप्टर, पहला भाग यहाँ पर रोकता हूँ। दूसरा चैप्टर लेकर के जल्दी आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को देखें, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक ना किया है तो, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं किस तरीके से आप स्टूडेंट्स के लिए उनकी किताबों के भी चैप्टर्स और साथ साथ में उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए, करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आता रहूँगा। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। कमेंट ज़रूर करना कि ये लेक्चर कैसा लगा।